दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धुरंधर को रिलीज़ हुए लगभग 15 दिन हो गए होंगे और बहुत सारी चीज़ें इस दौरान हुई हैं। मूवी बहुत अच्छी है और सबसे अच्छा जो है वो है इसका नैरेटिव। लेकिन इस नैरेटिव से जो देश के सोशल और पॉलिटिकल हल्के में जो असर पड़ा है, जो एक बम सा फूट गया है, उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई। मैं ये सब देखता रहा। एक जिम्मेदार क्रिटिक होने के नाते मूवी का जो परिप्रेक्ष्य है और जो उसका सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो प्रभाव है और उसके बारे में जो विरोध है या विरोधाभास है या ध्रुव राठे जैसे लोग जो इसको बता रहे हैं, जिस तरह से इसका मजाक उड़ा रहे हैं और ये बात कहाँ पर उनको हैमर कर रही है, किन लोगों को ये परेशान कर रही है, इस पर थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है, एक जिम्मेदारी बनती है कि ये सिर्फ मूवी ही नहीं और भारतीयता की उन चीज़ों का भी ये विरोध है जहाँ पर हमारी भावनाएं काम करती हैं। तो ऐसा तूफान बरपा है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। धुरंधर क्या रिलीज़ हुई है जैसे कि एक मूवी नहीं, सिनेमैटिक न्यूक्लियर बम फूट गया है जिसकी जद में लाखों लोग आ चुके हैं। जहाँ फूटा है वहाँ प्रभाव कैसा और किस स्तर का है, इसका आकलन करने में शायद बहुत समय लगेगा। लेकिन नुकसान होते जहाँ से आवाज़ें कराएँ, चीखें निकल रही हैं, उसे देखकर समझ में आ रहा है कि ये बम सही जगह गिरा है। जिस तरह से जर्मनी में बैठा हुआ एक ध्रुव राठी नाम का शख्स इस मूवी को लेकर जिस तरह की बातें कर रहा है, या कई और लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, एक तबका जो इसका विरोध कर रहा है, ऐसा क्यों है इसकी बात करते। एक तयशुदा सिस्टम है जो आपके लिए तय करता आ रहा है कि आप क्या देखें, क्या सुने, क्या पढ़ें। उस अहंकारी इकोसिस्टम के अंत के लिए धुरंधर जैसे फिल्में बहुत ज़रूरी हैं। ये विनाश जरूरी है क्योंकि इस विनाश की आहुति पर नए सृजन की प्रतिलिपि लिखी जाएगी। फिल्म सफल हो चुकी है। निर्देशन, अभिनय, पटकथा, संगीत सभी मोर्चों पर धुरंधर की चारों ओर से प्रशंसा हो रही है। ना ही ये फिल्म देखने में लोगों का मन मोह लिया है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त इसकी सफलता जिस तरह से आई है, आमतौर पर प्रतिक्रिया ना देने वाले लेफ्ट इकोसिस्टम के प्यादे, अभिनेता, निर्माता, निर्देशकों को भी दिल खोल कर इस फिल्म की प्रशंसा करनी पड़ी है। फिल्म असाधारण है, असाधारण अभिनय है, असाधारण निर्देशन है, अभिनय, पटकथा, संगीत सब कुछ असाधारण है। लेकिन यहाँ हमारे बोलने के पीछे उद्देश्य ये है क्योंकि धुरंधर जैसी फिल्म हमारे समय की कई ऐसी कड़वी हकीकत को बयां करने का साहस दिखाती है जो कि सार्वजनिक है, सबकी जानकारी में है, लेकिन जिस पर हमारे यहाँ कोई बात करना नहीं चाहता। कोई पत्रकार इस पर लिखता नहीं है, कोई इस पर पॉडकास्ट नहीं करता, कोई इस पर खुलकर कुछ कहना नहीं चाहता। 26 नवंबर 2008 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए आतंकी हमलों को 17 वर्ष बीत गए हैं। आज की पीढ़ी क्या जानती है इस आतंकवादी हमले के विषय में, जब लश्कर-ए-तैयबा के दुर्दांत आतंकियों के नाव के रास्ते कराची से मुंबई पहुंचकर मुंबई के आन बान शान ताज होटल, ओबेरॉय होटल, कामा अस्पताल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नरीमन हाउस को निशाना बनाया और 150 से अधिक लोगों की हत्या कर डाली। नरीमन हाउस चाबड़ लुबाविस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होगा। वह यहूदियों की मदद करने के लिए बनाया गया था, जहां यहूदी पर्यटक भी अक्सर ठहरते थे। धुरंधर में आईएसआई के चीफ को ये कहते हुए दिखाया गया है कि हिंदू या यहूदी कोई मिले किसी को मत छोड़ना। उसी में एक दृश्य में पाकिस्तान में बैठा आईएसआई चीफ जो है वो मेजर इकबाल उस समय टीवी पर आतंकवादी हमले को लाइव देखते हुए एक जगह पे कहता है कि आपके यहाँ बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है, न्यूज़ चैनल्स पर लाइव दिखाई जा रही है फुटेज की मदद से पाकिस्तानी हैंडलर्स भारतीय पुलिस कमांडो सेना का लोकेशन बता रहे हैं, अपने आतंकियों को बचा रहे हैं। पूरे हमले का लाइव टेलीकास्ट और भारतीय सेना की कार्रवाई का भी लाइव टेलीकास्ट सीधे भारतीय सेना को कमज़ोर करने की साजिश थी। ऐसे संवेदनशील समय में ऐसे गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता हमें देखने को मिली। धुरंधर में उस समय ये पूरा दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पर रेड स्क्रीन पर आतंकियों और उनके हैंडलर के बीच की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हुए आदित्य धर ने जो कमाल किया है उसके लिए उन्हें प्रणाम करने का मन करता है। ये सब आज की पीढ़ी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास जानना, समझना और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है।
धुरंधर को देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना दिखाई गई है कि किस तरह भारत के एक वित्त मंत्री ने लंदन की उसी फर्म को भारतीय रुपए छापने का ठेका दिया जो पाकिस्तान के लिए भी करेंसी छाप रहा था। इस ब्रिटिश कंपनी का नाम था डी ला रुई। ये कोई संयोग तो नहीं था, ये पाकिस्तान की नकली भारतीय नोटों की छपाई के लिए जानकारी और संसाधन मिलने का घातक षड्यंत्र था। माधवन फिल्म में एक जगह कहते हैं, हमारा दुश्मन तो हमारे ही लोग हैं, जो पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। जान की बाजी पर खेलते हुए दुश्मन के अगले कदम की सूचना, महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए लोगों का ढुलमुल रवैया, सब कुछ ही दिखाया गया है। भारतीय फिल्मों ने हमेशा स्वस्थ मनोरंजन किया है, यादगार गाने दिए हैं, याद रह जाने वाली कहानियाँ दी हैं, मानवीयता के गुण जगाने वाली कहानियाँ, देशभक्ति जगाने वाली कहानियाँ और फंटेसी भी। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि 60 के दशक में इयान फ्लेमिंग की ईजाद जेम्स बॉन्ड की तर्ज पर आज 2025 में भी जासूस खूबसूरत नायिका के साथ इश्क फरमा रहा है, नाच रहा है। भारत पाकिस्तान से जैसे संवेदनशील मुद्दों पर काल्पनिक कथाओं से दिल बहला रहा है। हॉलीवुड में सियान कॉनरी, रोजर मूर की करिश्माई छवि को तोड़कर यहाँ का जेम्स बॉन्ड डैनियल क्रेग आज बदल चुका है। उनकी कहानियाँ और चुनौतियाँ बदल चुकी हैं, लेकिन यहाँ आज भी वही तमाशा चालू है। और तो और कई फिल्मों में भारतीय रॉ जासूस और पाकिस्तानी आईएसआई जासूस के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म करता दिखाया जा रहा है। हद है ऐसे एजेंडों को परसने की। ऐसी फिल्मों को बिल्कुल नकार देना चाहिए। असली जासूस कैसे होते हैं, क्या है उनकी ज़िंदगी, धुरंधर उनका शानदार उदाहरण है। धुरंधर ने रणवीर सिंह के किरदार को ऐसी कहानी का अमली जामा पहनाया है जो कि पाकिस्तान के बहाने तत्कालीन भारतीय राजनीतिक वास्तविकताओं को भी उजागर करती चलती है। ये फिल्म बहुतों को बेचैन कर रही है, क्योंकि सत्य स्वीकार करना कब सरल रहा है। फिल्म की ये तथाकथित बड़ी फिल्म समीक्षक द्वारा रिलीज़ के दिन ही फिल्म को खारिज कर देना इसी इकोसिस्टम का अहंकार है, जो तय करता है कि क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। इन्हीं ने कुछ साल पहले संदीप वांगा की फिल्म एनिमल को भी खारिज कर दिया था। लेकिन आज मीडिया के लोकतंत्रीकरण के युग में दर्शक स्वयं तय कर रहे हैं कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं। ऐसे बहुत समीक्षकों की समीक्षाएं सुनते हुए बहुत से कलाकारों ने संगीत जगत में अपनी जगह बनाई, जो तय करते आए थे कि क्या बेहतर संगीत है और क्या श्रेष्ठ गायन। एक अरबी संगीत का भारत में छा जाना भारत की उसी रुचि का प्रतीक है जहाँ संगीत की कोई भाषा नहीं लेकिन देश की है। वंदे मातरम जिसे बोलने से पहले ही कंधार में आतंकी गोली मारने का इशारा कर देता है। इंडियन एयरलाइंस ICE 814 कंधार हाईजैक की घटना शुरुआत यहीं से है। इस घटना की बहुत आलोचना होती है क्योंकि कंधार में छोड़े गए खूंखार आतंकियों ने आगामी कई दशकों तक भारत में खून की होली खेली। शुरुआत में अपहर्ताओं ने भारत की जेलों में बंद 36 आतंकवादियों की मांग की थी, लेकिन 8 दिनों की नेगोशिएशन के बाद आतंकी मुश्ताक अहमद, जरगर अहमद, उमर शेख और मौलाना मसूद अजहर छोड़ दिए गए थे। ये वही मसूद अजहर है जिसने बाद में जैश-ए मोहम्मद जैसा आतंकी संगठन बनाया और यही संगठन 2019 में पुलवामा हमलों में शामिल था। कंधार हाईजैक में 180 बंधकों के बदले 3 आतंकियों को छोड़ने के इस निर्णय को बहुत आलोचनाएं होती हैं, लेकिन एक बात जो आज पुराने लोगों को याद होगी लेकिन शायद नई पीढ़ी को जानकारी नहीं होगी कि कंधार विमान हाईजैक के 8 दिन के निगोशिएशन के समय पूरे 8 दिन मीडिया चैनलों ने बंधकों के दुखी परिवारजनों के इंटरव्यू लेकर पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया कि सरकार दबाव में आ गई, जिसका बेटा, बहन, पति, मित्र विमान में बंधक हुए हैं, मृत्यु सिर पर मंडरा रही हो। जाहिर है परिवारजन कैमरे पर रो रहे थे, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे। टीवी चैनलों की TRP टॉप रेटेड आ रही थी, लेकिन उस समय देश के लिए क्या ज़रूरी था, भावना या कर्तव्य। पत्रकारिता का धर्म देश नहीं है, जिम्मेदारी टीवी चैनलों को निभानी चाहिए थी और परिवारजनों को भी। कंधार में आतंकी छोड़े गए और रुपिन कत्याल को छोड़कर सभी बंधक सकुशल अपने घर लौट गए। कुर्स्क पनडुब्बी दुर्घटना याद होगी। विशालकाय रूसी पनडुब्बी का उद्देश्य गोपनीय था और पनडुब्बी डूब गई। तारपीडों की गड़बड़ी के कारण पनडुब्बी अपने सैनिकों को लेकर डूब गई। 23 सैनिक जिंदा बचे, जिन्हें बचाना भी कोई जोखिम से कम नहीं था। परिवारजनों ने गुहार लगाई। अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने मदद की पेशकश की, लेकिन रूस नहीं चाहता था कि पनडुब्बी तक कोई देश पहुँचे। वह अडिग रहा। अपना अपना नज़रिया है, लेकिन युद्ध में सदा राष्ट्र प्रथम, नेशन इज़ फर्स्ट। धुरंधर जो है एक प्रयास है इन सभी योद्धाओं को एक कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करने का
जिन्हें हम आप कभी नहीं जान पाएंगे। नमस्कार, जय सिनेमा।